आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो ब्रिलियंट, कामरान खान के साथ। आजकल पनामा केस का जिक्र है, उसकी JIT का जिक्र है और इस हवाले से बहुत अहम डेवलपमेंट्स मुसलसल हो रही हैं। इसी दौरान जनाब इमरान खान पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिनवन वही केस चल रहे हैं, वही इल्ज़ामात हैं, वही सवालात हैं और वही तिश्ना जवाबात हैं। आज इसी पस मंज़र में एक बहुत अहम हकीकत, एक बहुत ही दिलचस्प हकीकत मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, जो कि आज के इस माहौल के हवाले से उसकी बहुत अहमियत है। ये दिलचस्प हकीकत है, लेकिन आपकी मालूमात में होगी तो आपको हालात को समझने में और उनको इंटरप्रेट करने में आसानी होगी। ये 17 साल बाद है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है और ये दिलचस्प हुस्न इत्तफाक है कि पनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की खुसूसी बेंच के मुअज़्ज़ज़ रुकन जनाब जस्टिस शेख अज़मत सईद और JIT में स्टेट बैंक के रुकन जनाब आमिर अजीज में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों मालियाती क़वानीन और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन के माहिर हैं और दोनों ही, ये बहुत अहम हकीकत है कि फौजी हुकूमत में जब नैब का क़याम हुआ था उसके बाद शरीफ खानदान पर करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरे मुबैना इल्ज़ामात की जो तहक़ीक़ात शुरू हुई थी, जनाब शेख अज़मत सईद और जनाब आमिर अजीज बराह रास्त इसमें मुंसलिक थे। ये एक साथ वक्त की बात है और ये बहुत अहम हकीकत है। आमिर अजीज ने 2000 से और 2004 तक नैब में मालियाती तहक़ीक़ात के इन्वेस्टिगेटर के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस अरसे में वो शरीफ खान फैमिली के हुदैबिया पेपर मिल्स और वज़ीर ख़जाना इसाक डार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के चीफ इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर थे और उन्होंने तन्हा ये तहक़ीक़ात की थी। जनाब जस्टिस शेख अज़मत सईद 2004 में लाहौर हाई कोर्ट के जज बनने से पहले नैब में तहक़ीक़ात से वाबस्ता रहे। 2000 में नैब के वो डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल और फिर 2001 में स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पे जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रहे थे। जनाब जस्टिस शेख अज़मत सईद का ये दौर वही था जब जनाब नवाज शरीफ और उनके अहले खाना पर उस वक्त की नैब जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर की इस नैब में भरपूर तहक़ीक़ात हो रही थी और इसी दौरान जनाब शेख अज़मत सईद ख़ास तौर पे रावलपिंडी और अटक किले में जो केसेस थे, जिनमें शरीफ खानदान के भी केसेस थे, उसमें नैब को प्लीड कर रहे थे और ये वो केसेस थे कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन आमिर अजीज कर रहे थे। ये बड़ा जबरदस्त कोइंसिडेंस था उस वक्त का भी, जो आज भी आपके सामने है। रात के अंधेरे में हम फरार होकर नहीं जा रहे, हमें इस मुल्क से निकाला जा रहा है। दस्तावेज़ात के मुताबिक जुलाई 2000 में अटक की एहतसाब अदालत ने ही जनाब नवाज शरीफ को हेलीकॉप्टर करप्शन केस में 14 साल कैद की सजा सुनाई थी। इस केस के वक्त जनाब आमिर अजीज ही इसके तफ्तीशकार थे और जनाब शेख अज़मत सईद इस्तखाज़ा के वकील के तौर पर नैब में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट थी और इस हवाले से जो रद्द-ए-अमल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, शरीफ खानदान का, वो सबके सामने है। ये नैब का दौर था। इसी केस में नैब ने एक मुबैना माहिदे के तहत 44 करोड़ रुपयों के एवज शरीफ फैमिली की रमजान शुगर मिल्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग और स्टील के कारखानों के शेयर्स, मॉडल टाउन में बेंगलोज के कागजात और दीगर जायदादें जब्त कर ली थी, जिनकी हवालगी के लिए जिलावतनी के अरसे में पाकिस्तान में मौजूद जनाब हमजा शहबाज शरीफ ने 5 करोड़ रुपए की अदायगी भी की थी। लेकिन 2002 में पहले लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के आगा को शरीफ फैमिली की सब जब्त शुदा जायदादें वापस करने का हुक्म दिया था। ये पूरा माहौल था, ये उस वक्त की बात है जब ये तमाम तहकीकात हो रही थी।
जिसमें कि नैब भरपूर तरीके से काम कर रही थी। जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। नैब की तहकीकात में कलीदी किरदार था, तहकीकात कार थे जनाब आमिर अजीज, और नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल थे, नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर थे जनाब शेख अजमत सईद। अब पनामा केस में GIT में खास तौर पे जनाब आमिर अजीज की शमूलियत का शायद यही पस मंजर हो सकता है कि नैब में रहते हुए आमिर अजीज की हुदैबिया पेपर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात और फाइंडिंग आज भी नैब के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और सबसे अहम बात यह है कि मुबैना तौर पर आमिर अजीज को ही जनाब इसाक डार ने मनी लॉन्ड्रिंग के एतराफ का बयान हलफी लिख कर दिया था, जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया था कि किन लोगों के जाली अकाउंट्स के जरिए पाकिस्तान से दौलत को बाहर भेजा गया। जनाब इसाक डार इस बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि ये उनसे जबरदस्ती लिया गया था, और जनाब इसाक डार की बात अगर दुरुस्त है तो इसका मतलब ये कि ये जबरदस्ती जनाब आमिर अजीज की जानिब से हुई थी। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि GIT जो कि इस वक्त पनामा केस की तहकीकात कर रही है, उसने अपने काम को शुरू करते ही उसी इसाक डार केस के एक अहम शख्सियत काशिफ मसूद काजी को फौरी तौर पर पेश होने के समन जारी किए, जबकि गुज़िश्ता रोज GIT ने नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद से 13 घंटे तक मालूमात ली। ये बहुत अहम बात है। ये दोनों अफराद शरीफ फैमिली पर नैब के मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम गवाहान हैं और इसाक डार के करीबी समझे जाते थे उस वक्त भी, बल्कि कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होने वाले मुबैना तौर पर जाली अकाउंट्स भी इन्हीं लोगों के थे। ये बहुत अहम दिलचस्प पस मंजर है। ऐसा लगता है कि 17 साल पुराना जो फिल्म है वो सामने आ रही है। इल्जामात भी वही हैं, शख्सियात भी वही हैं, और सबसे अहम बात यह है कि इसमें कलीदी तहकीकात कार जनाब आमिर अजीज हैं। मगर दिलचस्प इस वक्त जो इत्तफाक है वो ये कि एक जानिब जनाब आमिर अजीज तहकीकात कर रहे हैं, दूसरी जानिब जनाब शेख अजमत सईद अपनी कैरियर की जो सीढ़ियां हैं वो चढ़ते हुए पहले लाहौर हाई कोर्ट के वो जज मुकर्रर हुए थे, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हो गए, और अब वो पनामा केस की इस स्पेशल बेंच के एक बहुत अहम जज हैं, बहुत मुअज़्ज़िज़ जज हैं, बहुत अच्छी रेपुटेशन है जनाब शेख अजमत सईद की। मगर ये बहुत अजीब हुस्न इत्तफाक है कि वो तमाम मामलात हैं जो कि इस वक्त सामने आ गए हैं, और शायद यही वो पस मंजर है जिसको जानने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं में GIT के हवाले से, मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से एक हिजान है, एक ऐसी कैफियत है जिसको कि समझना शायद मुश्किल ना हो, लेकिन ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो कि लग ये रहा है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। और शायद यही वजह थी जिसकी तर्जुमानी की निहाल हाशमी ने, गो के उनको इसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। सेनेट की डिसिस उनसे फौरी तौर पर वापस ले ली गई है, लेकिन बहुत से तजियाकारों का ख्याल ये है कि दरअसल निहाल हाशमी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर पनपते हुए जज्बात की तर्जुमानी कर रहे थे। ना कोई सबूत देता है, ना कोई सवाल पूछता है। हवा में करप्शन हो गई है, उसके पीछे लग जाएं सारे। सवाल सिर्फ नवाज शरीफ से पूछा जाएगा तो फिर सवालिया निशान तो लगेंगे, फिर सोचना तो पड़ेगा। ये नहीं होगा कि तज़हीक की जाए, रुसवाई के पोस्टर छापे जाएं और हम खामोश रहें। ये नहीं हो सकता। कभी वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो केस नहीं सुना जाता था, 6-6 महीने उसका बेंच ही नहीं तय हो सका। मजबूरन इलेक्शन कमीशन ने सुनना शुरू किया, जैसे सुनना शुरू किया जल्द उसके बाद डे टू डे हियरिंग शुरू हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। GIT दिन ब दिन अपना बायस जाहिर कर रही है, एक्सपोज किया अपनी बायसनेस। आपकी जो बायसनेस है, आपके वो ऐसे लोग जो किसी एजेंडे पर हैं, उसका भी अवामी अदालत तक वो पहुंचाएंगे। अजीब सी बात है कि ये एक अनोखा केस है जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़ रहा है, तब तक हम पेंडिंग कर देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है इलेक्शन कमीशन से कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, तब तक हम उसको आगे लेके फिर चलेंगे। जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है, हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ना नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी दो, कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन, बाक़िरदार नवाज शरीफ
पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। बहुत ही जज्बाती पस मंज़र है, बहुत ही जज्बाती सूरत हाल है। इसी पस मंज़र में कल वज़ीर-ए-आज़म के बड़े साहबजादे हुसैन नवाज शरीफ कल तीसरी बार GIT के रूबरू पेश होंगे। कल जब उनके GIT में गए थे वो 5.5 घंटे उनकी हाजिरी हुई थी, इससे पहले 2 घंटे वो GIT में रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के दूसरे साहबजादे हसन नवाज शरीफ को भी GIT ने समन जारी कर दिया है और इत्तलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म की साहबजादी मोहतरमा मरियम सफदर के लिए भी अब एक समन तैयार किया जा रहा है, उन्हें भी GIT में तलब किया जा रहा है और इसी दौरान GIT के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इस पर मज़ीद बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं वफाकी वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा। आप फरमाइएगा कि जज्बात बढ़ते नज़र आ रहे हैं आपकी जमात में, आपके कारकुनान में, GIT के हवाले से, इस पूरी तहकीक़ात के हवाले से बार बार ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। आप कुछ बताएंगी कि इस वक्त क्या सेंटिमेंट्स हैं आपके यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कामरान साहब ये कहूँगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि मुस्लिम लीग नून बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इसमें नुमाइंदे भी होते हैं, कारकुन भी होते हैं और उनकी अपनी ज़ाती राय होती है, ज़ाती जज्बात होते हैं और फिर एक लीडरशिप से जुड़े भी जज्बात होते हैं जिसका इजहार कभी कभी वो इन लफ्ज़ों में करते हैं जो बिल्कुल गैर मुनासिब होते हैं और अफसोसनाक होते हैं, जिस तरह का आज का बयान निहाल हाशमी साहब का भी है और उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का जो एक्शन है। अगर इसके पूरे एक तनाजुर में इसको देखा जाए तो आप देखें कि जब पैनामा लीक्स आई थी उसके बाद जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने खुद GIT तश्कील देने का सुप्रीम कोर्ट को एक ख़त लिखा और उसके बाद कमीशन बनाने का भी कहा गया, जिसको कहा गया कि टूथलेस लॉ है, इस लॉ को बदल देना चाहिए, वो पार्लियामेंट में लॉ भी आ गया। उसके बाद फ्रिवलेस कह के उसी पिटिशन को पहले मुस्तरद हुआ, फिर वो उसके ऊपर हेयरिंग स्टार्ट हुई, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद जो है वो उनके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने उनको तीसरी दफ़ा मुंतखब करके वज़ीर-ए-आज़म बनाया है और पूरी तरह से शरीफ फैमिली ने तमाम कानूनी और आइनी हकूक़ होने के बावजूद किसी किस्म की कोई भी चीज़ को एडमिसिबिलिटी हो, इस्तिस्ना हो जो वज़ीर-ए-आज़म को के पास मौजूद था उसको चैलेंज नहीं किया और उसके बाद GIT बनी। और ये भी तासुर बिल्कुल गलत है कि GIT के ख़िलाफ़ खुदा न खास्ता कोई रद्द अमल आ रहा है, बल्कि GIT के अंदर जो 2 लोग हैं जिनका बायस बहुत ऑब्वियस है और उनका बायस जो एसोसिएशन का बायस है वो तो हमें पहले से मालूम था जिस वक्त GIT तश्कील दी गई थी, लेकिन कामरान साहब उसके बाद जो बायस उनका कॉन्डक्ट के ज़रिए, जिसमें तारिक शफ़ी साहब का जो एफिडेविट है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराया गया और हमारे लॉयर ने कल उसके ऊपर जरा भी की और हर तरह से बेंच को बताया गया कि किस तरह उनका कॉन्डक्ट जो है वो बायस शो कर रहा है और ये हर किसी का, किसी भी पाकिस्तानी का या हर कानून हक देता है कि एक फ्री और फेयर ट्रायल हो। उसके अंदर अगर किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के ऊपर कोई एतराज़ है उसको कानूनी तरीके के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून या हुकूमत भी या वज़ीर-ए-आज़म अगर चाहते कि इस पर सियासत हो तो वो भी की जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले 15 महीने में पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती के लिए जो सेक्रीफाइसेस दिए, शरीफ फैमिली के पास तमाम हकूक होने के बावजूद कानूनी, उन्होंने कहा नहीं इस अमल को खत्म होना चाहिए और वो तो चल रही है पाकिस्तान और आला अदलिया से जो आपने रेजर्वेशंस का इजहार किया आमिर अजीज और बिलाल रसूल के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट उसको मुस्तरद कर चुकी है और अब ये इन्वेस्टिगेशन सामने चल रही। इसी दौरान अब ये डेवलपमेंट भी सामने आई है कि ये जो 2 अराकीन आपको जिन पे इतराज़ है इंक्लूडिंग जो नैब के इसमें रुकन है, उस हवाले से बात सामने आ गई है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अरबाब आरिफ ने खुद फ़ोन करके इनके नाम इसमें शामिल कराएं, क्योंकि अरबाब आरिफ साहब पूछने के बावजूद इसकी तरदीद नहीं कर रहे, कोई और इदारा तरदीद नहीं कर रहा, तो हम ये समझते हैं कि तमाम मालूमात जो है ये दुरुस्त है। इस पस मंज़र में ये जो तमाम एतराज़ हैं इस पर अब हुकूमत क्या सोच रही है, क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन है? देखिए ये ऑलरेडी और ये भी तासुर कामरान साहब, मैं खुद मौजूद थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल, बिल्कुल मुस्तरद नहीं हुए। जजेस ने ये कहा कि इस किस्म का कोई भी बायस अगर हमें कार्रवाई के दरमियान नज़र आया उसका सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और कल जिस तरह मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि हम चाहते हैं कि अंसार अब्बासी साहब की भी जो बाद में स्टोरी आई, और अगर इस तरह की कोई भी किसी किस्म का भी शाइबा है, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इस तरह की अगर गैर जानिबदार और शफाफियत को
یقینی بنانا جو ہے وہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس کو کریں، کیونکہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ایک لیجٹیمیٹ فورم، ایک لیجٹیمیسی کے ساتھ ان جھوٹے الزامات کو مسترد کیا جائے، اور یہ حق حاصل ہے وزیر اعظم اور شریف فیملی کو، جہاں انہوں نے باقی تمام قوانین، آئینی حقوق کو فورگو کیا، لیٹ گو کیا، لیکن یہاں جب ایک فیئر اور فری انویسٹیگیشن کا مسئلہ ہے تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ نوٹس لے ان چیزوں کا کہ اس کے اندر اب شبہ ہو گیا ہے، ڈاؤٹس آ گئے ہیں، اور اگر جے آئی ٹی کے پروسیس کو روکنا مقصد ہوتا تو جس وقت جے آئی ٹی تشکیل کی گئی تھی اس وقت اس پروسیس کو روک دیا جاتا اور اعتراض اٹھایا جاتا، لیکن ہم سمجھتے تھے کہ شاید اس طرح کا فیئر اور فری ٹرائل ہو، لیکن جو 2 ممبر ہیں جے آئی ٹی کے، ان کے کانڈکٹ جس میں انہوں نے طارق شفیع صاحب کو انٹیمیڈیٹ کیا، ڈیروگیٹری ریمارکس دیے، یہاں تک کہ چور کہا، اور کہا کہ آپ اپنا ایفیڈیوٹ وڈرا کر لیں، یہ کس قسم کی انویسٹیگیشن؟ اور اگر اعلیٰ عدلیہ سمجھتی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ صحیح نہیں ہے تو ہمارے وکیل نے کہا کہ آپ جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں اس پوری کارروائی کی، آپ اس کو اور اس ایفیڈیوٹ کو آپس میں کراس چیک کر لیں، اور اس کے بعد اس مسئلے کا حل ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی انویسٹیگیشن کے پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے وہ اس کا قانونی حق ہے، اس کو حاصل ہے یہ قانونی حق کہ شفافیت ہو، فیئر ٹرائل، فری اور فیئر ٹرائل ہو، جو اس کا فنڈامنٹل۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ کل حسین نواز پھر پیش ہوں گے جے آئی ٹی میں، اور یہ خبریں ہیں کہ حسن نواز کو بھی سبن موصول ہو گیا ہے، وہ کب جا رہے ہیں جے آئی ٹی میں؟ بالکل جی، میں یہ سمجھتی ہوں کامران صاحب کہ کل جس طرح حسین نواز صاحب آئے اور اس وقت بھی سکرینز کے اوپر کہا گیا ان کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں تھی، اگر آپ دیکھیں کہ جب وہ گاڑی سے نکلے تو ایک ہجوم تھا لوگوں کا، اور میڈیا کے بھی حضرات وہاں موجود تھے، تو آپ وہ بھی دیکھیں چیزوں کو، لیکن انہوں نے خود اپنے زبانی بیان میں یہ کہا کہ جب جے آئی ٹی بلائے گی میں تب ریکارڈ اپنا کرانے جواب جو ہے وہ آؤں گا، اس لیے کسی قسم کا کوئی تاثر نہ لیا جائے۔ یہ اعتراضات ہونے کے باوجود شریف فیملی پھر بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا قانونی حق ہے، شریف فیملی کا قانونی حق ہے کہ جو ان کے اعتراضات ہیں اس کو دور کرنا چاہیے۔ اور اب جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کے اندر جو سٹوریز آئی ہیں، میڈیا اس کو کافی دیکھ رہا ہے کہ جو سٹوریز اس کے اندر انفولڈ ہو رہی ہیں، تو اب میں سمجھتی ہوں کہ اس کی شفافیت اور غیر جانبداری کو یقینی بنانے کے لیے سپریم کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، عامر عزیز صاحب جب نیب میں یہ انویسٹیگیشنز ہو رہی تھیں 2000 میں، جب نواز شریف صاحب اٹک میں قید تھے اور یہ تمام معاملات چل رہے تھے، اس وقت چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھے وہ عامر عزیز تھے، اور اتفاق کی بات ہے کہ جسٹس شیخ عصمت سعید اس وقت نیب کے اسپیشل ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے، پھر اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل تھے۔ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں کہ یہ حضرات ان معاملات کو اس سے پہلے ڈیل کر چکے ہیں؟ بالکل جی، عامر عزیز صاحب کے تو میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ایک بائسنس ایسوسیشن کا ہوتا ہے، لیکن ان کے کانڈکٹ سے بھی وہ باعث نظر آ رہا ہے، جس طرح کا وہ بیہیویئر ان کا ہے جے آئی ٹی میں کی کارروائی کے دوران، تو وہ بالکل فرق پڑتا ہے، اس سے انفلوئنس ہو سکتی ہے کارروائی۔ اور جو پہلے سے ایک باعث، اور اس سے پہلے البرکہ بینک کے ساتھ بھی جو ان کی ایسوسیشن تھی، اور اس کے اندر بھی التوفیق کا جو کیس تھا شریف فیملی کے ساتھ، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ منسلک ہونے کا ایک پورا کا پورا تفصیل جائزہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو ان کا کانڈکٹ ہے اس وقت، وہ بھی اس کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ اس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اور انفلوئنس کر رہے ہیں اپنے بیہیویئر کے ذریعے۔ لیکن اگر جیسے کہ سپریم کورٹ تو نہیں چینج کر رہی ان کو، وہ کہتی ہے انہی کے ذریعے ہونی چاہیے، اور یہ انویسٹیگیشن چلتی رہتی ہے، تو ایٹ سم پوائنٹ کیا آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں جے آئی ٹی کا؟ دیکھیں، کسی قسم کا اگر کوئی ایسا مقصد ہوتا، جس طرح میں نے پہلے کہا بائیکاٹ کا، تو ہم ایڈمیسیبلٹی چیلنج کر سکتے تھے، وزیر اعظم کے پاس استثناء موجود تھا، اس کو ہم لے سکتے تھے، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، اس پورے پروسیس کو، عمل کو وزیر اعظم نے کہا کہ کمپلیٹ ہونا چاہیے، اور وہ چاہتے تھے کہ اعلیٰ عدلیہ سے یہ تمام جو الزامات ہیں وہ مسترد ہوں۔ ان کا قانونی طریقے سے سپریم کورٹ کے ریکارڈ کے اوپر اس کو لایا گیا ہے، ان اعتراضات کو، اور یہی مقصد تھا۔ اب سپریم کورٹ کے ججز تک ہے کہ وہ کس طرح اس کو مزید اس کو پروب کرتی ہے، اس کے اوپر مانیٹرنگ اور اوور سائٹ رکھتی ہے، اور ہم کسی قسم کا ایسا اقدام نہیں کریں گے جس سے سپریم کورٹ کی کارروائی میں کسی طرح بھی رکاوٹ ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ضرور سمجھتے ہیں اور حق رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ان تمام چیزوں کا از خود نوٹس لے اور دیکھے کہ اگر کسی قسم کا بھی کوئی شائبہ موجود ہے، کیونکہ اس سے اس پوری کارروائی کے اوپر بھی جو اس کی لیجیٹیمیسی ہے وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہے۔
بہت بہت شکریہ محترمہ مریم اورنگزیب، وفاقی وزیر مملکت اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ تھے۔ بڑا دلچسپ معاملہ ہے، بالکل اسی قسم کے معاملات تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو ان کو سامنا ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسی قسم کے سوالات ہیں، اسی قسم کے تشنہ جوابات ہیں، دستاویزات کا پورا ٹریل موجود نہیں ہے۔ اس کا آج اقرار ان کے وکیل نعیم بخاری نے بھی کیا۔ وہ بہت ہی دلچسپ کیفیت ہے، اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔